फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के एक्सट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है दो बार, तब से इनका एक मेजर रोल आया है। अब इनको बनाने के लिए इनका एक मेजर रोल आ जाता है ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने में, जो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज को यहाँ बढ़ाता है। इसीलिए ये न्यूज़ में है, बहुत ज़रूरी है। तो हम जान लेते हैं क्यों न्यूज़ में है। तो दो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के बाद यहाँ जो ह्यूमैनिटी की डिस्कवरी थी, खास करके हम हाइड्रोकार्बन जो निकालते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनको, और ये जो हाइड्रोकार्बन है ये बड़े बड़े इंजन को यहाँ पावर देते हैं, प्लस एयर वाटर एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन होता है, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग। तो यही जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये क्रूशियल हो जाता है वर्ल्ड के लिए कंसिडर करना कि जो हम हाइड्रोकार्बन यूज कर रहे हैं इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या। तो हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें एंटायरली केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, और ये कार्बन और हाइड्रोजन का ही बना होता है। अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं इसके। हाइड्रोकार्बन ग्रुप 14 हाइड्राइड्स का होता है, और फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री में हाइड्रोकार्बन नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, या फिर उनके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स जैसे जेली एंड ऑल। नाउ यहाँ पर कंबशन जो हाइड्रोकार्बन का, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वर्ल्ड के लिए। पेट्रोलियम जो है वो डोमिनेंट रॉ मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक कमोडिटी के लिए यहाँ एक सोर्स की तरह वर्क करता है, केमिकल्स के लिए जैसे सॉल्वेंट या पॉलीमर की तरह वर्क करता है। ज्यादातर एंथ्रोपोजेनिक या इंसान से जनरेटेड जो एमिशंस होते हैं ग्रीन हाउस गैस के, ये इधर या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, CO2 के जो फॉसिल फ्यूल बर्न करने से आते हैं, या फिर ये मीथेन के होते हैं जो कि आते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस या एग्रीकल्चर से आता है। अगर इसकी हम फॉर्मेशन और स्टोरेज की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन नेचुरली प्लांट्स, ट्रीज, फॉसिल फ्यूल्स, इन सब में मिलता है। ऐसे कंपाउंड्स जो प्राइमरली यहाँ पेट्रोलियम का कंपोनेंट या नेचुरल गैस के कंपोनेंट के रूप में यूटिलाइज हो सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन हो सकता है, फ्यूल है, प्लास्टिक का प्रोडक्शन है। तो यहाँ क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बनते हैं, जब लेयर बाय लेयर यहाँ पे जो रॉक्स है वो एक दूसरे के ऊपर आते जाते हैं। यहाँ पे जो रिजर्वायर्स हैं, ये मोस्ट रेजिस्टेंट रॉक के ऊपर जब कोई दूसरा एक लेस रेजिस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ से एक लिड हो जाता है, जो कि हाइड्रोकार्बन यहाँ बीच में आसानी से एक्युमुलेट हो सकता है। मोरओवर ये जो डेड प्लांट्स हैं, जो बरी हो जाते हैं अंडरग्राउंड के अंदर, यहाँ पर इनका जो कार्बन कंटेंट होता है, ये हाइड्रोकार्बन को फॉर्म करने के लिए यहाँ पे जरूरी होता है। इवेंचुअली एक लेयर इसके ऊपर आ जाएगी, एंड धीरे धीरे अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर बेसिकली यहाँ पर जो है वो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ इसको एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। अगर हम इसमें आगे बात करेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, तो हाइड्रोकार्बन टिपिकली अंडरग्राउंड रिजर्वायर में होते हैं। इनपर्मिएबल जो कैप रॉक्स होते हैं उनमें आपको मिलेगा। ओवरली ऊपर पोरस रॉक फॉर्मेशन होगा, नीचे ज्यादा रेजिस्टेंट होगा। ये हाइड्रोकार्बन को माइग्रेट करने के, ताकि वो सरफेस पर आ जाए, ये करने से रोकता है। अब यहां पर नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, ये कॉमन फॉर्म्स हैं हाइड्रोकार्बन के। यहां पे एक होता है जिसको बोलते हैं केरोजन। नाउ जो केरोजन है प्राइमरी सोर्स है हाइड्रोकार्बन का, ये ऑर्गेनिक मैटर से ही ओरिजिनेट होता है, और इसके तीन मेन सोर्स हैं। ये लेक से मिलता है, मैराइन से मिलता है और टेरेस्ट्रियल, तीनों से मिलता है। अलग अलग टाइप का जो केरोजन है ये वेराइन हाइड्रोकार्बन कंपोजिशन देता है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक है जिसको बोला जाता है लॉकोस्ट्रीन। लॉकोस्ट्रीन जो है ये वैक्सी ऑयल्स देता है, मैराइन से ऑयल गैस मिलती है, टेरेस्ट्रियल से लाइट ऑयल, गैस एंड कोल मिलता है। ये जो लॉकोस्ट्रीन है ये लेक से मिलने वाले हाइड्रोकार्बन को हम ऐसा कहते हैं। नाउ यहां पर हम इनको कैसे एक्सेस कर पाएंगे, तो एक्सेस की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पर पोटेंशियल वेल बनाना, प्रोडक्शन वेल बनाने में यहां पे बहुत जरूरी होता है। इसमें वेल्स बनाए जाते हैं स्ट्रैटेजिकली, ताकि जो ड्रेनेज है वो वहां से मैक्सिमम किया जा सके। कैस्किंग एंड सीमेंटिंग होती है, इसमें बेसिकली एक और ज्यादा नैरो होल होता है जो कि वेल से भी छोटा नीचे डाला जाता है। इसके आसपास सीमेंटिंग की जाती है ताकि वो एस्केप ना करे, स्टील का ये जनरली होता है। एक ब्लो आउट प्रिवेंशन होता है। ब्लो आउट प्रिवेंशन में यहां पर ड्रिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर बनाने के लिए, ताकि हाइड्रोकार्बन जो है वो सरफेस पर अनकंट्रोलेबली नहीं आए ड्रिलिंग के दौरान पे। यहां पर इसके बाद मड लॉगिंग होती है। मड लॉगिंग प्रोसेस में रॉक कटिंग्स की डेप्थ को पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को देखा जाता है। देन यहां ड्रिलिंग ऑपरेशंस भी देखे जाते हैं। यहां पे जनरेटर, बैटरी का इस्तेमाल करके ड्रिलिंग प्रोसेस किया जाता है, जिसमें यहां एक्सट्रैक्शन होता है। तीन तरीके का एक्सट्रैक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में जो नेचुरली मिल जाता है, सेकेंडरी में थोड़ा सा प्रेशर बनाना पड़ता है, एंड टर्शरी में ब्लो आउट करना पड़ता है। स्टीम इंजन से जबरदस्ती यहां पे हाइड्रोकार्बन जो है वो निकाला जाता है। अब यहां पर इसके कुछ इंपैक्ट्स है, जैसे कि यहां मैराइन लाइफ को डैमेज हो जाता है इनको निकालने से। जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये मैराइन लाइफ को हार्म करते हैं। डिफॉरेस्टेशन है, फ्लोरा की डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पांसिबल है। हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट ऑफन जो है ये लार्ज एरियाज लैंड को यहां क्लियर कर दिया जाता है, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है इनको लेने के लिए, जैसे हसदेव फॉरेस्ट में फिलहाल हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इससे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आता है लोकल इकोसिस्टम पे, बायोडायवर्सिटी पे, लोकल लोगों पे। वाटर पॉल्यूशन यहां पे है, वाटर, ग्राउंड वाटर का जो कंटामिनेशन हो जाता है, सरफेस वाटर का भी हो जाता है। फर्टाइल लैंड यहां डिस्ट्रक्ट होता है एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन का, जब इनको निकाला जाता है। सॉइल इरोजन है, डेजर्टिफिकेशन है, बायोडायवर्सिटी का लॉस है, ये यहां सारी चीजें होती हैं। अलग अलग टाइप का यहां पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स में देखेंगे तो यहां जो अबेंडन वेल्स होते हैं इनको छोड़ दिया जाता है ड्रिलिंग के बाद, ये यहां पे एक मेजर प्रॉब्लम है, खास करके धीरे धीरे सीपेज होता रहता है यहां। तो इनको मिटिगेट करने के लिए वेल मैनेजमेंट चाहिए, यहां प्रैक्टिसेस चाहिए,
ट्रांजिशन चाहिए क्लीन एनर्जी सोर्सेज की ओर जाने के लिए, यहां पर मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, रेगुलेशन एनफोर्समेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स यहां पे चाहिए, यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन जो है वो धीरे धीरे होना चाहिए। कुछ टाइप्स होते हैं, इसमें सबसे पहला आता है एल्केन। एल्केन जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, ये है। नेक्स्ट जो आता है इसके बाद वो आता है एल्कीन। एल्कीन ये इनको प्राइमरली एल्केन्स को फ्यूल्स के रूप में यूज किया जाता है। एल्केन्स जो है इनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, यहां पर इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। ये केमिकल सिंथेसिस के लिए यूज होता है प्लास्टिक्स वगैरह में। इसके बाद आते हैं एल्काइंस। एल्काइंस जो होते हैं इनमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड यहां देखने को मिलता है एल्काइंस में। मोर ओवर इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 एंड यहां पर इनकी जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है और केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करता है। इसके बाद आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक वो होते हैं जो रिंग होते हैं कार्बन एटम्स के, यहाँ अल्टरनेट बॉन्ड्स चलते हैं, एग्जांपल बेंजीन है, टोलीन है, ये स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका रिंग का फॉर्मेशन है डाइज, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड यहाँ देखने को मिल सकता है। हाइड्रोकार्बन की पॉलिसीज है इंडिया में, सबसे पहला यहाँ पे हेल्प है। अगर हम हेल्प की बात करेंगे तो हेल्प जो है यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी है, इसको अप्रूव किया था गवर्नमेंट ने एंड ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है कि डोमेस्टिक ऑयल गैस प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, सिंपलर रूल्स हो, टैक्स ब्रेक्स हो, मोरओवर यहाँ मार्केटिंग हो, मार्केटिंग की फ्रीडम हो, प्राइसिंग की फ्रीडम हो। यहाँ पर पॉलिसी जो है इसका एम है कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करती है। हेल्प बिगेस्ट ट्रांजिशन है, ये जो इरा ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल से इरा ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट जो चला जाता है, तो ये यहाँ पर चीज है। अब यहाँ नेशनल हाइड्रोकार्बन विजन है 2030 का, एनवायरमेंटल रेगुलेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स यहाँ पे देखे जाते हैं जैसे कि पेरिस अकॉर्ड्स है, तो ये सारी चीजें हैं। हाइड्रोकार्बन रिजर्व देखेंगे तो ऑफशोर लगभग 1006 मिलियन टन है, नेचुरल गैस हमारे पास इतना है, ऑनशोर इतना है एंड टोटल देखा जाए तो ऑयल रिजर्व्स भारत के पास 1955 मिलियन टन है एंड नेचुरल गैस रिजर्व 2145 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। यहां पर इंडिया सेडिमेंट्री बेसिस हैं, ये कुछ बेसिस हैं जहां पर आपको ज्यादातर जो ऑयल और गैस है वो मिलता है, जैसे मुंबई हाइज वाला इलाका हो गया, ये कुछ एरियाज हो गए, इनमें आपको ज्यादा मिलता है, आसाम वाले कुछ इलाके हो गए, तो ये एरियाज हैं जिनमें जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स होता है और सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे अगर वहां फॉसिल है तो वहां पे फॉसिल फ्यूल मिलने के चांसेस होते हैं, विच इज अल्टीमेटली द हाइड्रोकार्बन। नाउ इनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है, यहां पर एक्सप्लोरेशन होता है, प्लेटफॉर्म इंस्टॉलेशन होता है, फिर प्रोडक्शन किया जाता है, तो ये यहां सारी चीजें हैं ड्रिलिंग वगैरह के माध्यम से जो हमने देखा था। अब यहां पर ट्रांजिशन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम विंड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, बायोफ्यूल्स का यूज किया जा सकता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग यूज की जा सकती है, बैलेंस अप्रोच की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत है, पॉलिसी एंड रेगुलेशन की जरूरत है। Now we have to discuss this question. The question says the discovery of how to extract and utilize hydrocarbons is considered a major factor in the decline of global air quality, the two industrial revolutions, the eradication of infectious diseases, the development of sustainable energy sources. You can type down in the comment section the latest correct or not. Then with today's main practical question, the question says the discovery and utilization of hydrocarbons have been instrumental in the human progress, but also pose significant environmental challenges. Discuss the process of hydrocarbon formation and extraction, highlighting the environmental concerns associated with it, suggest potential solutions or mitigation strategies for sustainable future. So this is all about today's video session. Hope you enjoyed it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IS for your better preparation.